हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 में सेक्शन 144 से लेकर सेक्शन 148 तक के प्रोविजंस के बारे में। इसके पहले के प्रोविजन हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो सेक्शन 144 डिस्कस करने वाले हैं विद केस लॉ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहाँ पर धारा 144 जो लागू होती है, तो जिसे आप कर्फ्यू वगैरह बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले अभी लागू हुई थी। अभी नोएडा में अभी लागू थी कोविड के कारण 144। ये सब होती क्या है और कौन लागू करवाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ स्थावर संपत्ति के बारे में जो विवाद होता है जल और भूमि से संबंधित, तो वहाँ पर इसमें क्या प्रोसेस बताई गई, क्या प्रक्रिया बताई गई है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बट यहाँ पे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपके पास बैरेक्ट है जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे हैं तो हो सकता है दिखाई ना दे, या फिर आप क्वालिटी ज़्यादा कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो हमने चैप्टर 10 पढ़ा था, चैप्टर 10 में हमने ये 4 पार्ट में टोटल, तो हमने 2 पार्ट तो पढ़ लिए। अब ये तीसरा पार्ट है गा नंबर न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में। ये जो धारा 144 होती क्या है, जो धारा 144 है वो किसके द्वारा लागू होती है, वो बताता है आपका सीआरपीसी के सेक्शन 144। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, मेंस में भी पूछा जा चुका है ये। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति। अब यहाँ पे न्यूसेंस क्या होता है, न्यूसेंस आपका बताया गया है जो आईपीसी है उसके सेक्शन 268 में उसकी डेफिनेशन बताई गई है न्यूसेंस के बारे में। तो न्यूसेंस होता क्या है वहाँ, ठीक है ना, पब्लिक न्यूसेंस। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई न्यूसेंस ऐसा होने वाला है या फिर कोई ऐसी आशंका है किसकी, किसी अर्जेंट मामलों के खतरे की। कोई ऐसा मामला होने वाला है, कोई दंगा होने वाला है। ठीक है, जैसे अभी अग्निवीर चल रहा था। ठीक है, तो अग्निवीर में कहीं कहीं क्या किया गया है, ट्रेनों को जलाया गया है। तो उससे संबंधित यदि ऐसे कोई खतरे नज़र आते हैं, या फिर कोविड के कारण ज़्यादा कोविड फैल रहा है, तो वहाँ पर भी 144 अभी हाल ही में एक बर्थडे पार्टी में कोई गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, जो मेट्रो ट्रेन में किया गया था नोएडा साइड, एक धारा वहाँ पे धारा 144 लागू थी। तो उसी के एवज में उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये मामला कहाँ से है, 144 से ही आया था कि 144 लागू है तो आप वहाँ 5 या अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि न्यूसेंस या फिर आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति किसको है, तो उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण व शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। यानी कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि शीघ्र उपचार करना है इसके बारे में। वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा, जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी। अब यहाँ पे जो एक धारा 144 लागू करने की शक्ति किसके पास है, पहला आता है आपका, पहला पावर किसके पास है, डीएम के पास। ठीक है ना, तो पहला पावर किसके पास है, डीएम के पास, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जो होता है। और दूसरा आता है आपका एसडीएम, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट। या फिर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया हो, यानी विशेषतः ऐसे एम्पावर्ड किया हो, सकती दी हो कि वह क्या कर सकता है, 144 के यहाँ पे आदेश जारी कर सकता है। तो ये एक लिखित आदेश तुरंत जारी करेंगे। ठीक है ना, यदि शीघ्र उपचार करना इसका जरूरी है उस न्यूसेंस या आशंकित खतरे को रोकने के लिए, तो यहाँ पर ये लिखित आदेश जारी करते हैं, जिसमें तात्विक कथन भी होता है कि किस कारण से वह क्या कर रहे हैं, ये ऐसा आदेश जारी कर रहे हैं। और इस जिसकी तामील कैसी कराई जाएगी, जो धारा 134 है उसी के अनुसार, जो आपके सीआरपी से धारा 134 है उसी के अनुसार यहाँ पे उपबंधित रीत से ऐसी इसकी तामील कराई जाएगी। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को कार्य विशेष ना करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से संभाव्य है कि ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे का या लोक प्रशांति के विरुद्ध बलबेग दंगे का निवारण हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या है, जो ऐसा आदेश दिया जा रहा है तो किसी व्यक्ति को कार्य विशेष ना करने के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है, या फिर अपने कब्जे या फिर उसके जो प्रबंधन में जो भी मैनेजमेंट में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसको ना देने के लिए भी निर्देश दिया जा सकता है, ठीक है ना। यदि ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यों से क्या हो सकता है, जो आम जनता है, ठीक है ना, जो पब्लिक है, उसको क्या हो सकता है, कोई जीवन, उनके जीवन के लिए या फिर स्वास्थ्य के लिए या फिर उनकी सेफ्टी के लिए क्या खतरा है, या फिर उनको कोई भी बाधा उत्पन्न होगी ताकि जिससे वह अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, धारा 144 लागू किया जा सकती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मानव जीवन यदि कोई खतरे में है, इसी कारण उनका स्वास्थ्य है, उनकी सेफ्टी सबसे ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए उनके स्वास्थ्य, मानव जीवन की या फिर उनके क्षति के बारे में कोई है, सेफ्टी के बारे में है, तो ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है। या फिर यदि मान लीजिए उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उसको डीएम, एसडीएम या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार ने एम्पावर्ड किया हो, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोक प्रशांति भंग हो सकती है या फिर कोई ऐसा बलवा करने की तैयारी चल रही है या फिर दंगा किया जा सकता है, तो इन सब के निवारण के लिए, इन सब को रोकने के लिए क्या किया जाता है, धारा 144 लागू की जाती है, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी है कि आप ये याद रखें कि यहाँ पर जो धारा 144 लागू होती है किसके द्वारा लागू की जाती है, तो सबसे पहले तो या तो डीएम कर सकता है, ठीक है ना, या फिर एसडीएम कर सकता है, या फिर कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड किया हो, ठीक है ना। अब जिसे स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड नहीं की है तब वहाँ पर वो नहीं ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कई बार पूछा जा चुका है कि 144 की पावर एक्सरसाइज करने का पावर किसके पास है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा डीएम, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे एम्पावर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये हो गया क्लॉज फर्स्ट यानी सबसेक्शन फर्स्ट। अब सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी है कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है सूचना की तमीज़ सम्यक समय के में करने की गुंजाइश ना हो तो एक पक्षीय रूप से पारित किया जा सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश जारी करना है, अब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि उसके विरुद्ध जो आदेश है उसकी सम्यक तामील नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके विरुद्ध ऐसा आदेश जारी करना है कि हो सकता है वो दंगा करवाने वाले हों, ठीक है ना। कोई ऐसी मान लीजिए धार्मिक संस्था है, वो कोई दंगा करवाने वाले हों, तो वहाँ पर उनके खिलाफ ऐसे आदेश जारी हो सकता है, ठीक है। और यदि सम्यक तामील नहीं हो सकती है तो वहाँ पे एक पक्षीय रूप से जारी किया जा सकती है कि उनके खिलाफ एक पक्षीय रूप से आदेश जारी हो चुका है, आप चाहे आपको चाहे पता हो या ना हो। उसके बाद थर्ड आता है, इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान क्षेत्र में जाते हैं, रहते हैं या जाएं निर्दिष्ट किया जा सकता है। यानी कि ये जो धारा 144 है वो कहीं भी लागू हो सकता है, या तो किसी स्पेशल पर्सन पर भी लागू हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो हो सकता है वो दंगा फैलाए, ठीक है, या फिर बलवा करवाने के लिए कई व्यक्तियों को इकट्ठा कर रहा हो, तो वहाँ पर उसके खिलाफ भी ये धारा 144 में लागू हो सकती है। या फिर किसी विशेष स्थान पर, अब ऐसा कोई स्थान है जैसे कि कोई हिंदू मुस्लिम वाले जो एरिया होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे ज़्यादा लड़ाई दंगे होते रहते हैं, तो यहाँ पर भी लागू हो सकती है। जैसे अभी हाल ही में जजमेंट आया था, ठीक है ना, अयोध्या वाला, तो वहाँ पर भी कई जगह पे धारा 144 लागू हो गई थी। तो ये हो गया किसी विशेष स्थान, ठीक है ना, क्षेत्र में किसी कोई क्षेत्र है, ऐसा एरिया है जहाँ पर ऐसा कुछ कार्य होने वाला है जिससे लोक प्रशांति भंग होने वाली है, लोगों की सेफ्टी खतरे में होती है, तो वहाँ पर आम जनता को भी यहाँ पे लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। जब ये किसी विशेष क्षेत्र में जाते रहते हैं, यानी कि जो आम जनता है, जहाँ कोई विशेष स्थान है, कोई क्षेत्र है, वहाँ पे सेंसिटिव एरियाज होते हैं, वहाँ जहाँ पे लगता है कि दंगे हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो धारा 144 है वो आपकी लागू कब तक रहती है, यानी कि जो धारा 144 का आदेश दिया गया है तो आदेश की तारीख से कब तक लागू होगा। ऐसा तो नहीं कि लागू कर दिया गया 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना लागू हो सका, ठीक है। तो ये बताता है आपका सब सेक्शन 4 144 का 4 बताता है कि इस धारा के दिन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत्त ना रहेगा, ठीक है। ये तो हो गई जनरल बात कि सिर्फ 2 महीने तक ही ये लागू हो सकता है। जो एक बार आदेश जारी हुआ है जो, तो 2 महीने तक यहाँ पर लागू रहेगा धारा 144। यदि इसके पहले भी अगर चाहते कि ऐसा जो दंगे वगैरह थे जिनका निवारण करना था, जिनको समाप्त करवाना था,
वो क्या है, पहले ही हो चुके हैं, 2 महीने से पहले ही कंप्लीट हो गए। ठीक है, सारे जो लोक प्रशांति भंग होने वाली थी वो सब कुछ खत्म हो गया। तब यहाँ पे 2 महीने पहले भी इसको रद्द किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे 2 महीने तक यह लागू रहेगा। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो आता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, यदि उसको ऐसा लगता है कि जो मानव जीवन है या फिर उसकी स्वास्थ्य या फिर उसकी सेफ्टी यानी क्षेम के खतरे के निवारण करने के लिए अथवा बलवे या दंगे के निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा निर्देश कर सकती है कि मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितने की उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट है प्रवृत्त रहेगा, किंतु अतिरिक्त अवधि 6 माह से अधिक की ना होगी, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता। अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लगता है ऐसा कि यहाँ पे जो धारा 144 के आदेश जारी किए गए थे, जो धारा 144 जो आदेश जारी किया गया था, और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा आगे भी दंगा हो सकते हैं या फिर जो लोक प्रशांति है भंग हो सकता है, दंगा हो सकता है, बलवा किया जा सकता है, अभी खतरा टला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो वह मजिस्ट्रेट को आदेश दे सकती है कि यहाँ पर जो धारा 144 का आदेश जारी किया गया था इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। अब एक्सटेंड कब तक किया जाएगा, अर्थात जो एक्सटेंड किया जाएगा वो आपका किया जाएगा 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो 2 महीने का था, ठीक है, पहले ये जनरल रूल हो गया कि 2 महीने तक ही लागू रहेगा। अब यहाँ पे 6 महीने तक के लिए यानी कि 2+4 4 महीने के लिए भी और बढ़ाया जा सकता है, यानी 4+6 ये कितना हो गया, 6 माह से अधिक की नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। कितना, 2+4 यानी इक्वल टू 6 महीने तक का यहाँ पे 144 लागू किया जा सकता है। उसके बाद भी आदेश होगा तो फिर से स्टार्ट किया जाएगा, स्टार्टिंग से पुनः इसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। अब यहाँ पे क्लॉज 5 है कि कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट या उसके पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। अब यहाँ पे कोई मजिस्ट्रेट यदि उसको लगता है कि स्वयं के यानी स्वयं ऑटो यानी स्वयं उसको लगता है या फिर किसी कोई ऐसा व्यथित व्यक्ति है, कोई विक्टिम है जिसको ऐसा लगता है कि ऐसा जो आदेश जारी किया गया है उसको विखंडित किया जाए या फिर उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, तो वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, या तो स्वयं या फिर यदि उसके अधीनस्थ यानी जो उसके नीचे काम करने वाले किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा ये आदेश दिया गया है, तब यहाँ पर उसको भी क्या किया जा सकता है, विखंडित किया जा सकता है। उसके बाद 6 पॉइंट है यानी सबसेक्शन 6, राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतु अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकता है। वही चीज़ यहाँ पे बता दिया गया दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये जो MPADG है, MPCJ, राजस्थान CJ, MPADP जिसमें ये बताया गया बी नंबर का पॉइंट है, इन सभी में क्या है, ये धारा 144 से आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट इसमें ये क्वेश्चन है, ये सेक्शन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो उपधारा 7 क्या बात करती है कि जहाँ उपधारा 5 या उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है, आवेदन कौन सा, ये जो आदेश जारी हुआ था उसको विखंडित करने का आदेश। ठीक है, तो यथास्थित मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए शीघ्र अवसर देगी। यानी कि जो आवेदन दिया जा रहा है व्यथित व्यक्ति के द्वारा उपधारा 5 या 6 के अधीन, तब यहाँ पर राज्य सरकार उसको एक टाइम देती है। ठीक है ना, अवसर प्रदान करती है, शीघ्र अवसर, कि अब वो एक कारण दर्शित करे। ठीक है ना, रीजनेबल युक्तियुक्त जो भी कारण है वह दर्शित करे कि क्यों ऐसे आदेश को विखंडित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो यदि उसको स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ऐसा कारण बताया जा रहा है विक्टिम के द्वारा वो क्या है, एक्सेप्टेबल है, यानी एक्सेप्ट किया जा सकता है, मंजूर किया जा सकता है, तब वहाँ पर उसको आदेश को में परिवर्तन किया जा सकता है। और यदि यथास्थित मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर देते तो ऐसा करने के अपने कारणों को लेबद्ध करेगी। यानी कि जो उसने रीजन बताया था उसको नामंजूर कर दिया, तब यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है
तब उसको जो भी रीजन होगा उसको रिकॉर्ड करना होगा, तभी उसको मंजूर या नामंजूर कर सकती है। ठीक है, नामंजूर अगर कर रही तो उसको रिकॉर्ड करना होगा अपने कारणों को कि ऐसा वो क्यों कर रही है। ये हो गया आपका धारा 144। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ है कि यानी कि जो धारा 144 है ये लागू तो हो जाती है। अब यहाँ पर इसकी संवैधानिकता को चैलेंज किया गया था कि इसमें जो प्रोविजन बताए गए हैं लोगों को रोका जा रहा है, ठीक है ना, उनके राइट्स से रोका जा रहा है, तो क्या आर्टिकल 14 का वॉलेशन है। तो यहाँ पर एक जजमेंट आया था, सॉरी मैंने आर्टिकल 14 बोल दिया, यहाँ पे आर्टिकल 19 के तहत इसको चैलेंज किया गया था। किसमें? मधु लिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर, 1970 का यह केस था, 3 SCC 746। इसमें चैलेंज किया गया था कि 144 असंवैधानिक है, ठीक है ना। किस बिहाफ पे? आर्टिकल 19 के बिहाफ पे। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है ना, गैदर हो सकते हैं, आप इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पे, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके बिहाफ पे लगाया गया था कि ये असंवैधानिक है, उसमें उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वॉयलेट करता ही है। तो यहाँ पर एक काम क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो धारा 144 है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि ये जो धारा 144 है वो लोकहित में है, और जो लोकहित में होता है वो 19 का अतिक्रमण नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पब्लिक पीस बनाए रखने के लिए है, समाज के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 19 का वॉयलेशन नहीं करता है, इसलिए इस धारा 144 को संवैधानिक घोषित कर दिया गया है 1970 के केस में, ठीक है। तो ये कौन सा केस था? मधु लिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर 1970, 3 SCC, पूरा साइटेशन है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है ना, यूपी राज्य, 1982 का है, SCC 71। अब इसमें क्या कहा गया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि यदि 144 के आदेश से मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध रिट याचिका दायर की जा सकती है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या बता दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, धारा 144। और दूसरे केस में बता दी गई आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पे चैलेंज किया गया था पहले में। और दूसरे में क्या है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि धारा 144 के अधीन यदि मान लीजिए किसी के जो फंडामेंटल राइट्स है वो वॉयलेट होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट बार तो वॉयलेट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो लोकहित में था। और दूसरा वाले में कहा कि यदि वॉयलेट होता भी है तो उसके विरुद्ध क्या है, रिट याचिका लगाई जा सकती है। ये कहा गया था गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की 1982 के मामले में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस हो जाते हैं धारा 144 से रिलेटेड। अभी तो धारा 144 हमने पूरी तरह पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें हमने केस लॉ भी डिस्कस कर लिए जो इम्पोर्टेंट केस लॉ थे। अब यहाँ पे धारा 144A जो ये बात करता है आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति, ठीक है ना। अब यहाँ पर पावर बता दी गई है प्रोहिबिट, ठीक है ना, पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन पोजीशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स, यानी जो प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है आयुध सहित जुलूस निकालने की या सामूहिक कवायद करने की, यानी कि मास ड्रिल करने की या फिर सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति। अब यहाँ पे किसको पावर दी गई है? जिला मजिस्ट्रेट। जब जिला मजिस्ट्रेट जब भी वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, ठीक है ना। ये जो धारा है अभी इससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं अभी तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि इस धारा के अधीन, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि इस धारा के अधीन लोक सूचना या किया गया आदेश जारी किए जाने की या बनाए जाने की तारीख से 3 माह के से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी। ये 3 माह तक ये प्रवृत्त रह सकती, लागू रह सकती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो या और एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिए, जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि आप उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर जुलूस या आयुध ले जाने या किसी लोक स्थान आयुध सहित कोई सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण संगठित आयोजित करने में भाग लेने को प्रतिषेध कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट। कि आप किसी सामूहिक जो कवायद है उसमें या फिर सामूहिक प्रशिक्षण नहीं करवा सकते जो आर्म्स के साथ, ठीक है ना, जो आयुध के साथ यहाँ पे प्रशिक्षण नहीं करवा सकते, किसी संगठन के बारे में यहाँ बता सकता है।
अब यहाँ पे आयुध की बात करें तो आयुध शब्द का वही अर्थ है जो उसका भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का में है, ठीक है ना। तो आयुध का मतलब वहाँ पे बताया गया है आईपीसी में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धारा 145। इसमें ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये एमपी एडीजे 2010 में पूछा गया था, एमपी एडीपीओ 2009 में पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन। तो ये डी नंबर नहीं है, तीसरे चौथे नंबर का यहाँ पे धारा चैप्टर 10 का है, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। अब जहाँ भूमि या जल के संबंध विवाद और प्रशांति भंग होना संभाव्य है। अब यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, भूमि और जल, ठीक है ना। दो चीज़ों के बारे में बता दिया गया है, भूमि होनी चाहिए या फिर जल होना चाहिए। अब इससे होना क्या चाहिए भूमि जल से, तो भूमि और जल से होना चाहिए विवाद, और विवाद से क्या होना चाहिए, परिशांति भंग। और परिशांति भंग किसकी होनी चाहिए, लोगों की, यानी कि जो पब्लिक है उसकी परिशांति भंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे भूमि या जल से संबंधित विवादों से परिशांति भंग हो रही है, यानी भंग होना संभाव्य है, हो नहीं रही। यहाँ पे क्या है, संभावना है कि ऐसी जल या भूमि से संबंधित विवाद उत्पन्न हो सकता है, वहाँ पर यह प्रोसीजर अपनाया जाएगा 145 का। तो जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से अन्यथा इत्तला का समाधान हो जाता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे पावर किसको बताई है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो सूचना प्राप्त हो रही है वो किस आधार से प्राप्त हो रही है, या तो पुलिस अधिकारी के द्वारा या फिर कोई अन्य ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है, अन्य सूचना के यानी कि यहाँ पे बोला जाए तो किसी अन्य के द्वारा, यहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा, आम आदमी के द्वारा यहाँ पे सूचना दी जा रही है फ़ोन से या फिर किसी अन्य पत्र के माध्यम से, कहीं से भी उसको ऐसी सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, यानी लोकल, उसके जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, हर किसी मजिस्ट्रेट का एक लोकल जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। तो उसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबंध ऐसा विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है ना, विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है। यानी संभावना यहाँ बताई गई यहाँ कि उससे परिशांति भंग हो सकती है, इसलिए पहले ही उससे परिशांति भंग हो उससे पहले कोई ऐसा एक्ट किया जाए, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ताकि ऐसा समाधान किया जा सके, परिशांति भंग ना हो। तब एवं अपना ऐसा समाधान होने पर अपने आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा। अब यहाँ पे मौखिक आदेश नहीं देगा कि जाओ भैया वहाँ पे उसको जो भी विवाद है उसको मार पीट के समझाओ, कैसे भी करके समझाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर लिखित आदेश देगा और उसमें निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों को लिखित में पेश करें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब अब यहाँ पे शॉर्ट में बात करें तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है, अब उसको यहाँ पे पता चलता है कि, अब किससे पता चलता है, या तो पुलिस अधिकारी से या किसी अन्य व्यक्ति की सूचना पर उसको पता चलता है कि कोई भूमि है, ठीक है ना, या फिर जल है। अब यहाँ पे कोई भूमि है या जल है, उससे कोई परिशांति भंग हो सकती है, संभावना है। तो अब इसको जिस व्यक्ति से लगता है, यानी कि मान लीजिए जल से संबंधित है, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों व्यक्तियों के मध्य में ये विवाद उत्पन्न होने वाला है कि इस जल से संबंधित किसके अधिकार हैं, ठीक है ना। ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, और ये बी नाम का। अब ये दोनों कहते हैं, ए कहता है मेरा इसमें हक है और बी कहता है मेरा हक है। तब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक लिखित आदेश जारी करेगा इन दोनों को, और एक तारीख डिसाइड करेगा और समय डिसाइड करेगा कि ए और बी स्वयं या फिर अपने किसी प्लीडर, या प्लीडर का मतलब क्या होता है, अपने वकील के माध्यम से वहाँ पर उपस्थित हो, कहाँ पर, जहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जहाँ पर आदेश कर रहा है वहाँ पर उपस्थित हो, और अपने जो वास्तविक कब्जा है, बी कहता है कि उसका कब्जा है तो बी अपना वास्तविक कब्जा दिखाए, और ए कहता है तो उसका कब्जा है तो वो उसमें अपना कब्जा पेश करे, ठीक है ना। तो इसको सारी चीज़ों पेश करने के लिए यहाँ पर लिखित आदेश देगा और भी अपना लिखित कथन पेश करेंगे, ठीक है, अपने अपने दावों का। कौन, जिसके माध्यम से विवाद उत्पन्न होने वाला है, ठीक है ना, विवाद उत्पन्न हो रहा है वो। अब इस प्रयोजन के लिए भूमि या जल के अंतर्गत क्या कहेंगे, अब भवन, भूमि या जल के अंदर भवन भी आ सकता है, बाजार आ सकता है, मीन क्षेत्र
जो फसल है वो भी आ सकती है, भूमि की अन्य उपज या किसी ऐसी अन्य संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं। यानी जो कोई प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है मान लीजिए, इससे जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है, भूमि जल के अंतर्गत। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूमि के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है ना, भवन लिख देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई भवन तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग कैसे आ सकती है। यहाँ पे क्या है, भूमि का मतलब क्या है, लोग समझते हैं कि पूरा ज़मीन है, खाली ज़मीन है, प्लॉट है। यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है क्या है, भवन भी आ जाएगा, उसका बाजार भी आ जाएगा, फसल है वो भी आ जाएगी। ठीक है ना, भूमि तो आएगी ही, भूमि के अन्य उपज जो हैं वो भी आ सकते हैं। किसी बिल्डिंग का कोई भाटक है यानी रेंट है, या फिर कोई प्रॉफिट है वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। अब तीसरा आता है कि एक इस आदेश की एक प्रति तामील इस संहिता और समनों की तामील के लिए उपबंधित रीत से व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे। कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु या उसके निकट शहर जिस स्थान पर, यानी कि यहाँ पे जो आदेश की तामील होगी, अब उसमें किस रीति से होगी, जैसे समन की तामील होती है। समन की तामील कैसे होती है, पुलिस ऑफिसर को दी जाती है या फिर उसके परिवार में किसी वयस्क पुरुष सदस्य को दिया जाता है। इस प्रकार समन की तामील होगी। अब एक प्रति जो समन की एक प्रति है वो कहाँ पर लगाई जाएगी, जहाँ पर जिस प्रॉपर्टी के पास यहाँ पे विवाद उत्पन्न होने वाला है वहाँ पर एक लगाई जाएगी, ताकि लोग वहाँ पे देख सकें कि इस प्रॉपर्टी में जो विवाद चल रहा है तो उसके लिए एक आदेश जारी किया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, और वहाँ पे उपस्थित होना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उपधारा 4 है, अब उपधारा 4 क्या कहती है कि मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु के पक्षकारों में से किसी के कब्जे में रखने का अधिकार के गुणागुण दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों को ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा, सभी साक्ष्य लेगा, प्रस्तुत किया जाए, ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो जैसा आवश्यक हो, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो तामील हुई समन की तामील हुई तो पक्षकार आए, अपना एविडेंस लेके आए और अपने तथ्य रखे, सभी साक्ष्य लेके आए। अब यहाँ पे क्या है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है, उन सभी चीज़ों को जांच करेगा। अब यहाँ पे उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश था कि विवाद की विषय वस्तु कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था, ऐसा जांच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख को जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त हुई थी ठीक 2 माह पूर्व या अंदर उस तारीख के पश्चात उपधारा 1 के अधीन आदेश की तारीख से पूर्व बलात् और सदोष रूप के बेकब्जा किया गया है, तो यह मान सकेगा उस प्रकार बेकब्जा किया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन आदेश की तारीख पर कब्जा रखता था। अब मान लीजिए जिस तारीख को ऐसी सूचना प्राप्त हुई पुलिस अधिकारी को, अब उस जिस तारीख को मान ली 1 तारीख को हुई, इससे ठीक 2 माह पहले क्या किया गया था, ए नाम के व्यक्ति को उस कब्जे से हटाया गया था। तब यहाँ पर यह माना जाएगा कि जो पूर्व में कब्जा था वो किसका था, ए का था। ठीक है ना, सदोष रूप से बेकब्जा किया गया था, बल पूर्वक उसको हटाया गया था। ठीक है, तो भले ही वहाँ पर अभी कब्जा किसका हो, माना जाएगा कब्जा किसका है, उसका था, ए नाम का व्यक्ति का था जिसको हटाया गया था उपधारा 1 के अधीन यहाँ पर। अब यहाँ पे हो गया। अब उपधारा 5 इस धारा कोई बार हाजिर होने के लिए अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी और पूर्वक प्रकार विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है। इसी दशा मजिस्ट्रेट अपने आदेश को रद्द कर सकेगा और आगे की सब कार्रवाई रोक दी जाएगी, किंतु उपधारा 1 के अधीन आदेश रद्द करते हुए अंतिम होगा। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट की बात करें हम, अब यहाँ पर जो उपधारा 6 है इसमें क्या कहा गया है कि जो उपधारा 4 के अधीन ऐसा मान लिया जाता है कि कब्जा उसका है, तो सॉरी, यहाँ पे घोषणा कर सकता है कि जिस पक्षकार का कब्जा था और वह हकदार है तो उसको क्या है, कब्जा लौटा दिया जाए। ठीक है ना, और उसको कब्जा लौटा सकता है। ये उपधारा 6 में बता दिया गया है। अब मान लीजिए जब किसी ऐसी कार्रवाई के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि, अब यहाँ पे जो पक्षकार मर गया है जिसने आवेदन दिया या भी जिसने अपना दावा प्रस्तुत किया, तब वहाँ पे उसके विधिक पक्षकार जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको भी यहाँ पे शामिल किया जा सकता है। अब ये बताइए कि जो विधिक प्रतिनिधि है, ठीक है, तो विधिक प्रतिनिधि सीपीसी में कहाँ पर परिभाषित है, सीपीसी में कहाँ पर परिभाषित है?
याद आ रहा है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। सेक्शन 211, सेक्शन 211 विधिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 8वां पॉइंट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे 9वें पॉइंट पे आते हैं। जो जो उपधारा 9 है, उपधारा 9 क्या बात करती है? यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्रवाइयों किसी प्रकरण में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम यह निर्देश देते हुए जारी कर सकता है, समन जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो, कोई दस्तावेज या चीज पेश है। अब यहाँ पे जो कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए भी यहाँ पे इसको आदेश किया जा सकता है इस किसी साक्षी को। अब कब करेगा? जब पक्षकार आवेदन करे, वो स्वयं नहीं कर रहा है, यहाँ पे पक्षकारों के आवेदन पर ही वो समन जारी कर रहा है साक्षियों की। अब इस धारा के अधीन कोई बात, एक धारा 107 के अधीन कार्रवाई करने की मजिस्ट्रेट शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझे। यही जो धारा 107 में बताया गया है, धारा 107 में क्या बताया गया है? मैंने पढ़ाया था आपको कि धारा 107 में जो बंद पत्र वगैरह के निष्पादित कराने के लिए यहाँ पे आदेश दिया जाता है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर थी धारा 107 में। ठीक है ना? कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक यहाँ पे कार्य निष्पादन की बात की गई है, वो तो उसमें कोई अल्पीकरण नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे बॉन्ड भरवा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी अब लागू हो जाएगी धारा 107। अब यहाँ पे धारा 145 के अधीन जिसमें भूमि या जल पर विवाद था, उसके लिए क्या कर सकता है? रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। बस इतना आप यहाँ पे 146 में याद रखिएगा। ठीक है, 147 क्या बात करता है? भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसको? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में ही बात कीजिए, ना कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्यथा समाधान हो जाता है कि उस स्थानीय अधिकारिता के अंदर भूमि या जल के उपयोग के किसी अविकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा विवाद वर्तमान है जिससे परेशानी भंग होनी संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों पर कथन करते हैं, विवाद के संबंध पक्षकार अपेक्षा करते लिखित आदेश जारी कर सकता है और विनिर्देश नहीं। अब वही चीज़ यहाँ पे बता दी गई है जैसे कि हमने 145 में पढ़ा था, सेम चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है। और भूमि या जल का वही अर्थ बताया गया है जो 145 के उपधारा 2 में बताया गया था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी बता दिया गया है, सेम जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था ना 145 में। साक्ष्य ले सकता है, अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, किसका कब्जा था पहले, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे 148 में है कि स्थानीय जांच, लोकल इंक्वायरी की बात यहाँ पे की गई है। तो जब कभी धारा 145, 146, 147 के प्रयोजन के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अध्ययन से किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने प्रतिनियुक्त कर सकता है और लिखित अनुदेश दे सकता है कि मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो तो घोषित कर सकता है कि जब सब आवश्यक व्यय उसका कोई भाग किसके द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो सेक्शन 145, 146, 147 में जो कार्रवाई की जा रही है, अब जो जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट है, ठीक है ना, डीएम या एसडीएम को ऐसा लगता है कि जिस स्थान के बारे में ऐसा विवाद उत्पन्न होना संभाव्य था, ठीक है ना, अब वहाँ पे जो स्थान है उसकी जांच की जानी चाहिए, लोकल इंक्वायरी की जानी चाहिए वहाँ पर। तो वहाँ पर जो उसके डीएम या एसडीएम, ठीक है, डीएम या एसडीएम के जो अधीनस्थ कोई हैं मजिस्ट्रेट, उनको ऐसा आदेश दे सकता है, उनको नियुक्त कर सकता है कि जाएं और उस स्थान की इंक्वायरी करें कि क्या ऐसा सही में ऐसा कुछ है कि ही या नहीं, किसके पक्ष में ऐसा कौन उस प्रॉपर्टी का हकदार है, कौन नहीं है, इन सब की जांच करें और रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करें। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो उसको क्या है कि साक्ष्य के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। अब उसमें जो व्यय होंगे वो कौन देगा, ये इसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, अब खर्चे उसके जो भी होंगे वो पक्षकार वहन करेंगे, ये भी यह निश्चय किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब यहाँ पे ये आपको 144 से लेकर 148 तक के प्रोविजन हो गए हैं। आई होप आपको ये पूरे समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो पुलिस ऑफिसर के प्रिवेंटिव कार्य होते हैं। तो प्रिवेंटिव कार्य क्या होते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे जो आपके इन्वेस्टिगेशन होता है, एफआईआर कैसे होता है, ठीक है ना, 164 का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होता है,
167 में जो डिफ़ॉल्ट बेल होता है वो कब मिलता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए।